हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक साइंस के सीटेट स्पेशल सीरीज में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ साइंस फॉर सीटेट। जी हाँ, आज हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। आपको बताना है तरंग का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर आप कह सकते हैं तरंग संचरण की दिशा के माध्यम से किसी भी कण का एक पूरा कंपन पूरा किए जाने पर जितनी दूरी तय करता है उसे ही कहते हैं तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य को हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। और इस प्रश्न के अनुसार आपका जो लैम्डा है, जो तरंग दैर्ध्य है, ये हो जाएगा लंबाई जो कि होगी किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें होगी? सेंटीमीटर पर बटे संपीड़नों या फिर विरलों की संख्या। लंबाई हमें दी हुई है किसमें? लंबाई हमें दी हुई है मीटर में। और कितनी दी हुई है? लंबाई हमें दी हुई है 10 मीटर। कितनी दी हुई है? 10 मीटर, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। 10 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 1000, या फिर आप कह सकते हैं 1000। और संपीड़नों की संख्या कितनी दी हुई है? 20। कितनी दी हुई है? 20। तो आप 1000/20 कर सकते हैं। अब अगर आपने 1000/20 किया है, आप इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। और 50 सेंटीमीटर ही होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगी इस क्वेश्चन में, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई यूनिट में इसका मात्रक क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि अगर एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा क्या होगा? मीटर। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 या 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष आपसे पूछा गया है कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये अपवर्तनांक होता क्या है। ठीक है, अपवर्तनांक की अगर हम बात करें, किसी माध्यम, चाहे वो जल हो, हवा हो या कांच हो, इसका जो अपवर्तनांक होता है वह संख्या होती है, या फिर आप कह सकते जो ये हमें बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या फिर ज़्यादा है। अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो पानी का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, कांच का भी अपवर्तनांक यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है। तो पानी का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है? आपका पानी का अपवर्तनांक जिसे हम डिनोट करेंगे म्यू डब्ल्यू से, वो दिया गया है कितना? 4/3। और आपका जो ग्लास है, जो कांच है, उसका अपवर्तनांक दिया गया है कितना? 3/2। तो इसे हम डिनोट करेंगे किससे? म्यू जी से, जो कि है आपका 3/2। अब आपसे पूछा गया है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है, मीन्स कि ये आपका पहला मीडियम पूछा गया है और अपवर्तनांक पूछा गया है, उसके बाद आपसे दूसरा मीडियम पूछा गया है। तो पहला मीडियम क्या है आपका? पहला मीडियम है आपका वाटर। तो आप लिख सकते हैं डब्लू म्यू जी। ठीक है, डब्लू क्या है? आपका वाटर है। ठीक है, मतलब कि पानी है, पानी का अपवर्तनांक आपको बताना है। म्यू आपका क्या है? म्यू आपका है अपवर्तनांक, और जी है आपके ग्लास या फिर कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें याद रखना होगा, क्योंकि हम आपके पानी के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की बात करने जा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा जी
म्यू डब्लू इज इक्वल टू mg अपॉन म्यू डब्लू। ये म्यू है, नॉट mg, म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू। ये आपका मीडियम या फिर आप कह सकते हैं माध्यम है आपका पहला, और ये माध्यम क्या है आपका दूसरा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें पानी के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की, तो हमें क्या मिल सकता है। देखिए जी कितना था हमारे पास, मीन्स ग्लास दिया हुआ है आपको 3/2, फिर आपको दिया हुआ है पानी का अपवर्तनांक जो कि है आपका 4/3, जो कि है आपका 4/3। इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। अब देखिए 3 × 3 अपॉन 4 × 2, ठीक है, कितना हमें आंसर मिल रहा है 9/8। कितना मिल रहा है 9/8, जो कि आपके ऑप्शन फर्स्ट में मेंशन है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9/8 पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो है घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है या फिर वाइट होता है। तो आपका जो घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिंपली एक वर्ड में अगर हम बात करें तो उसका रंग कैसा होगा, हरा। कैसा होगा, हरा। ध्यान ये देना है कि घरेलू वायरिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के वायर या फिर तार का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा, लाल, ठीक है, इससे धारा प्रवाहित होती है। फिर बात करें अगर काले रंग की, काले रंग से जो कि उदासीन होता है या धारा को वापस लेकर आता है, और हरे रंग की। ठीक है, हरा रंग जो कि आप देख रहे हैं ये इसका संपर्क पृथ्वी से जुड़ा रहता है, और दूसरी तरफ यह उपकरणों के चालक या फिर बॉडी से जुड़ा होता है। तो आपका ग्रीन जो कलर है वही अर्थ वायर में यूज होता है। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग ग्रीन होता है। ठीक है, लाल रंग का जो तार होगा उससे धारा प्रवाहित होगी। काला रंग का जो होता है जो उदासीन कहलाता है वो धारा वापस लेकर आता है। इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ के धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है। ठीक है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है। 1845 में किरचॉफ महोदय ने 2 नियम दिया हुआ था जो कि विद्युत परिपथों में वोल्टता, ठीक है, और धारा से संबंधित था। तो सी आंसर जो है आपका, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित था किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। ठीक है, किससे, आवेश के संरक्षण पे। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज सिल्क फॉर्मिंग। ठीक है, सिल्क फॉर्मिंग के बारे में बात की गई है। रेशम पालन क्या कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर रेशम पालन की बात करें तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। पीसीकल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन जो है, मछली पालना जो है वो पीसीकल्चर में आता है। एग्रीकल्चर में कृषि संबंधित बातें की जाती हैं। एपीकल्चर रिलेटेड है किससे, मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा आर। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सभी जीवधारी होते हैं। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें उसमें ये बताया गया है कि सारे कैसे होंगे, ये होंगे यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स, मतलब एक कोशिकीय तथा यूकैरियोट्स होंगे। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, या आप कह सकते हैं इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसमें फ्री लिविंग, पैरासिटिक और ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स।
ठीक है, जिसमें आपको ये निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित है, जिसमें आपको प्लास्टोसाइनिन दिख रहा है, फाइटोक्रोम दिख रहा है, क्लोरोफिल दिख रहा है और जेंथोफिल दिख रहा है। इसमें जो भी हैं आपके ये कैसे हैं, पिगमेंट्स हैं। इसमें से एक ऐसा है जो बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। ठीक है, अगर हम जेंथोफिल की बात करें, ठीक है, जेंथोफिल की अगर हम बात करें तो ये जेंथोफिल होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग। ये जो जेंथोफिल है ये कैसा होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है। कैरोटीनाइड पिगमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, येलो कलर के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल की बात करें जिसे हम हरित लवक कहते हैं, क्योंकि पौधों की पत्तियां जो हैं इसी वजह से क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें मौजूद होता है, इसी वजह से वो ग्रीन दिखती हैं। फाइटोक्रोम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फाइटोक्रोम पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाइटोक्रोम। ठीक है, फाइटोक्रोम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, या फिर आप कह सकते हैं बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। हमारे पास बचा जो एक ऑप्शन है वो है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, ये कॉपर कंटेनिंग मतलब कि कॉपर युक्त होता है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, कॉपर युक्त प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइटोक्रोम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद अदर, मतलब कि दो हड्डियां हैं आपके पास, दो हड्डियां हैं, इनके बीच की बात की गई है कि वह ऊतक जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं लीगामेंट्स। क्या कहते हैं, हम इसे लीगामेंट्स कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, पूछ लिया जाता है मसल्स से बोन को कनेक्ट करने वाली जो कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं। पूछ लिया जाता है मसल्स का बोन से कनेक्शन किसके माध्यम से होता है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तब आप बताएंगे टेंडम। क्या होता है, टेंडम। टेंडम क्या करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। लेकिन एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, मतलब वन बोन को अनदर बोन से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लीगामेंट्स। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपके एपिथीलियम की, तो एपिथीलियम प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो है स्किन के नीचे उपस्थित होते हैं। फिर आपका कार्टिलेज है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। विपिपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर, बीजों के जरायुज अंकुरण होता है, किसमें होता है बीजों का जरायुज अंकुरण, राइजोफोरा में, मैंगो में, पोटैटो में, या फिर शुगर केन मतलब कि गन्ना में। तो राइजोफोरा में होता है विपिपोरस जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है SI यूनिट ऑफ हीट इज, उष्मा का SI मात्रक होता है। ठीक है, तो उष्मा का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। तो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उष्मा क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यदि P, F और A क्रमशः क्या हैं, दाब, बल एवं क्षेत्रफल हैं, तो ये प्रदर्शित किसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दाब, जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, फोर्स या फिर बल की, और एरिया है जो कि आपका है क्षेत्रफल। इसे आप किस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, दाब के अगर हम बात करें कि दाब क्या है, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, जो कि है आपका प्रेशर इज इक्वल टू F/A, मतलब कि दाब जो है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी
कि दाब या फिर प्रेशर जो है वो कैसी राशि है, वो अदिश राशि है। यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि दाब कैसी राशि है, तो आपको याद रखना होगा दाब जो कि एक अदिश राशि है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे ही हम कहते हैं दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीका इज यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज इट्स, खाना बनाने के लिए बर्तन में अभ्रक का उपयोग किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो खाना बनाने के लिए क्यों उपयोग में लाया जाता है, ये देख, क्योंकि ये होते हैं उष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक। गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही रीज़न है कि इसकी जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, उनकी हैंडल वगैरह पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है वो है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला आपका है 45 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका 0 है, फिर 90 डिग्री है, फिर 135 है। चारों में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण। तो पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है तथा क्षैतिज जो दिशा होती है, उनके बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम कहते हैं नमन कोण। ठीक, या नीति कोण भी इसे कह सकते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय जो मैग्नेटिक पोल होते हैं, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 90 डिग्री। और जो विषुवत और भूमध्य के बीच का जो मान होता है वो होता है कितना? 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पूछा गया है किसके? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव मतलब मैग्नेटिक पोल के बारे में बात की गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का सोर्स या फिर स्रोत है। क्या हो सकता है इसका आंसर? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड क्लोरोफिल। तो देखिए, अगर सिंपली हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात करें तो आपका जो पौधे होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर से क्या ऑब्टेन करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और आपके सॉइल से नेचुरल वाटर जो सॉइल में मौजूद होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट इसे वो एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन जो कि आपका लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसके बाद उसके पहले ही विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट और बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक या आप कह सकते हैं कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का यूज करके ये बनाते क्या हैं? ये बनाते हैं C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज। कुछ अमाउंट में इन्हें मिलता है वाटर, और फिर मिलता है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में ये फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है। तो जो वाटर है ये इसका क्या होगा? अंतिम उत्पाद होगा, या आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसे थक्का बनने से रोकता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, आपसे पूछा गया है द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इज क्लॉटिंग इन इंचैक्ट ब्लड वेसल्स इज, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे थोड़ा भी पता होगा वो थ्रोम्बिन पे टिक कर देगा, वो तुरंत से थ्रोम्बिन पे क्या करेगा? टिक कर देगा। लेकिन उसका जो आंसर है वो हो जाएगा रॉन्ग। कैसे हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें आपके किसकी, अगर हम बात करें ब्लड के जमने की, ठीक है, तो थ्रोम्बिन जो है फिब्रोजिन की हेल्प से ब्लड को क्लॉट करता है, थक्का बनाता है, रोकता नहीं है। यहाँ बात की गई है रोकने की, ठीक है, यहाँ बात की गई है रोकने की। तो थ्रोम्बिन फिब्रोजिन की हेल्प से ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है, जिसे आप
आसान भाषा में रक्त का थक्का जमना कहते हैं। ठीक है, तो हिपैरिन जो है, ठीक है, हिपैरिन जो है ये ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए, हिपैरिन कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, रक्त का वह घटक जिसे हम हिपैरिन कहते हैं वह रक्त वाहिनियों में थक्का बनने से, ब्लड का क्लॉट होने से रोकता है। वहीं पर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके खून के लाल कलर होने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आयरन कंटेनिंग होता है, मतलब इसमें आयरन की मात्रा मिलती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रतिरक्षित होती है। एंटीजन या एंटीबॉडी की बात करें तो ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये दोनों स्पेशल टाइप के प्रोटीन हो गए। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड कंटेनिंग आयरन। हिपैरिन ही होगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैरन लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। स्लेस ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। ठीक है, चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन में एक आपका है लीवर, दूसरा है आपका स्टमक, तीसरा है आपका पैनक्रियास और फोर्थ आपका है, चौथा है आपका हार्ट या फिर हृदय। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं पैनक्रियास में। कहाँ पाई जाती हैं, पैनक्रियास में। पैनक्रियास में विशिष्ट प्रकार की स्पेशल टाइप की एक सेल्स होती हैं जो पूरी तरीके से बिखरी होती हैं किसमें, पैनक्रियास में। ये जो सेल्स होती हैं ये बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रेशन या फिर श्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी आपको कि पैनक्रियास में एक विशेष प्रकार के सेल का पूरा समूह बिखरा होता है जिन्हें हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं या फिर स्लेस ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो कि बीटा सेल से इंसुलिन के सिक्रेशन के या फिर श्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम्स आर केमिकली, रासायनिक रूप से एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, लिपिड नेचर के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे होंगे, ये होंगे प्रोटीन्स। लिविंग सेल में ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो अ वाइटमिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो चार ऑप्शंस आपको फिर से देखने को मिल रहा है, एस्कॉर्बिक है, फॉर्मिक है, मैलिक है और पामेटिक एसिड है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। मोस्टली आपके जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनमें विटामिन, जैसे कि संतरा, आंवला, इन सब में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।